डॉक्टर मनोज आर्या की पंक्तियां कह रहा था, अजनबी हम गांव में अपने नजर आने लगे। हर गांव के लोगों, अजनबी हम गांव में अपने नजर आने लगे। बेअदब हमको हमारा फर्ज समझाने लगे। और जो पीढ़ी यहां पर बैठ करके वाह कर रही थी, अगर ये पंक्तियां लगे कि आपके मन की बात है, मनोज आर्या ने उत्तराखंड में बैठ करके कह दी, और यही बात 5 वर्षों के बाद आप अपने प्रतिनिधियों से पूछ सकते हैं और उनकी जो हालत हो, तो एक बार मुझे आप बताएं कि राहुल अवस्थी खड़ा होकर के आपकी बात समाज के कानों में घोलने का काम कर रहा है कि अजनबी हम गांव में अपने नजर आने लगे, बेअदब हमको हमारा फर्ज समझाने लगे। अरे हम तो यूं ही पूछ बैठे, यूं ही पूछ बैठे। 5 वर्षों का हिसाब आप नेताजी भला क्यों इतना हकलाने लगे? आपका खून मेरा खून उतना ही उबाल मारता है इस देश के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। बस जिम्मेदारी यह है कि संस्कारों को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। एक बार तालियां उठाइए और कविता के सौरभ को पहुंचाने के लिए मुझे अनुमति दीजिए कि मैं सौरभ जायसवाल को आपके बीच बुलाऊं। ये जितने लोग मंच पर बैठे हैं, ये सब बुलाए गए हैं, मैं बुलवाया गया। वाह, ये सब बुलाए गए और हम लाए गए। मैं अस्थाना सर की जगह पे जान लो कविता पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर अस्थाना सर का है। मेरे नंबर पे अस्थाना सर पढ़ के गए हैं, तो मेरे नंबर पर नहीं, मेरे स्थान पर अस्थाना सर पढ़ करके गए। तो अब ये समझिए कि आप हमको अस्थाना सर मान के कविता सुनेंगे। वाह। देखिए, अभी राहुल भैया कह रहे थे कि मैं सौरभ जायसवाल को बुला रहा हूं। दद्दू, मैं बता रहा हूं कि चाइना के पास एक वाल है जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, उसको इस बात का बहुत गुमान है। लेकिन हिंदुस्तान के पास इतने वाल है, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। हिंदुस्तान के पास देखिए जायसवाल, बरनवाल, वाह, अग्रवाल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सबका बाप केजरीवाल। तब भी हम लोगों ने घमंड नहीं किया। तो हम लोग घमंड नहीं करते, हम वो बढ़िया इंसान। मैं बता दूं कि मैं यहीं बिरला कॉलेज का पढ़ा लिखा हूं जियो। और बिरला कॉलेज में को एजुकेशन की व्यवस्था है। को एजुकेशन वो व्यवस्था होती है जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। वो अलग बात है कि पढ़ती सिर्फ लड़कियां थी। देखिए, मैं दद्दू इशारों का कभी हूं, सौरभ जियो। मैं इशारों का कभी हूं। मैंने एक बार इशारा किया था तो 3 महीने बाद गफ्फार सर ने हमको छुड़वाया थाने से। बहुत अच्छे, सुनो, आप मस्ती से सुन लीजिएगा। मैं आपके अपने यहाँ का हूँ। आप इतनी घनघोर तालियां बजाइए, इतनी घनघोर तालियां बजाइए कि बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी आवाज चली जाए। फारूक अब्दुल्ला की जब सरकार बने, कभी सम्मेलन कराए तब हमको बुलाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए, मैं बीच में पीछे भी देखूंगा, जब पीछे देखता हूं तभी पीछे वाले ताली बजाते हैं। मैं बहुत टेक्निकल का भी हूं। हम इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, मैं राहुल भैया ये भी बता दूं, जब हमारा टाइम पूरा हो जाए तो आप कह देना सौरभ जम गए। तो लोग समझेंगे कि सौरभ जम गए, हम समझ जाएंगे हमारा टाइम पूरा हो गया। मैं इधर उधर की दीदी कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये बड़ी टेक्निकल, ये बड़ी टेक्निकल बात है। कभी कभी इसको लोग 3 महीने के बाद भी समझ पाते हैं। मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं दद्दू श्रृंगारस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगारस की कविताएं लिखता था। हमारे अंदर थोड़ी प्रीति थी। मेरी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगारस की कविताएं लिखता था। सर, हमारा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगारस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी फाइनली शादी हो गई, सर, मैं तब भी श्रृंगारस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। यकीन मानिए सर, श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। आप लोगों ने जिस जोश के साथ तालियां बजाई, हमें पूरा कॉन्फिडेंस, विश्वास हमारे नहीं उठा है, आप लोगों का भी उठा है। और आपके उठे हुए विश्वास को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारे दद्दू, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, यहां भी बहुत शुक्ला है। हर गांव के किसी भी शुक्ला से इस बात का लेना देना नहीं। हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई शादी, हमको पता है यार, शुक्ला बाहुल्य क्षेत्र है। हमारा गफ्फार सर से कह के पेमेंट कटवा सकते हैं लोग, चलती भी है इन लोगों की।  तो हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई।
तो उनके चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके आओ भगत में उनके स्वागत में सारी तैयारियां की गई। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। शुक्ला जी के चाचा ने भोजन किया। अब भोजन लगाया गया तो भोजन करेंगे आरिफ भाई ना, इसमें कोई हंसने वाली बात थोड़ी है। आरिफ भाई काहे करेंगे? तो उसमें है तो शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगवाया गया, भोजन किया। दद्दू भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी से एक बात कही, उस बात में अगर आनंद आए तो उसे तालियों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला से कहा, बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई। शुक्ला जी ने जवाब दिया, कहने लगे चाचा जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है, वाह, अब हमें पूरा विश्वास हो गया सबके घर में दाल पतली है। कुछ के घर में दाल में तो सिर्फ पनिये नहीं, पानी पानी है, दाल है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, मैं भैया एक बात दाल ये भी पतली बताऊं। नहीं, दाल गली भी। हाँ, मैं भैया एक बात और आपको बताऊं, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। हाँ, अब हो हल्ला करके सुन सकते हो। पत्नी को भी अब सुनने सही का है। अवसर मिलता है, पत्नी को भी चुनने का अवसर मिलता है, सरकार को भी चुनने का अवसर मिलता है। चुनने के बाद न सरकार सुनती है। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है। कहेंगे तो तू सरकार के बारे में भी नहीं, पता नहीं कब हमारे घर में नोटिस पहुंच जाए। वाह, मैं कभी कभी काम की भी बात कर लूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक बड़ी समस्या राहुल भैया आ गई कि एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत आ बहुत गई। अच्छी। मैंने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हाँ, कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले लंगड़ी मिले, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, रीलबाजी की बड़ी समस्याएं हैं। बेटा अब रीलबाज न मिले। हाँ, तो हमसे लोगों ने कहा यार अगर पत्नी मिल ही जाए तो क्या होना चाहिए। पत्नी और साली के बीच में मैं तुलनात्मक अध्ययन सुनाता हूँ। मैंने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। आहा, कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। लेकिन जिस मंच पे सुमन दीदी की उपस्थिति है तो वहां हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं राहुल भैया एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पत्नी परिहास का विषय नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक पत्नी करती है, एक स्त्री करती है। तब मैं पत्नी के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान किंतु उसको संवार कर घर बनाती है। बहुत अच्छे। ये मैंने सम्मान में लिखा, भले ही डर में लिखा। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन राहुल भैया एक बड़ी बारीक बात कहने जा रहा हूं। अभी सरकार कह रही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन हकीकत यह है चुनाव सिर्फ 2 राज्यों में हुए, 3 में ईवीएम है हुए। ये बड़ी टेक्निकल बात है सर, बहुत बड़ी बारीक बात मैं कह रहा हूं। 3 में ईवीएम हैक हुई। जब ईवीएम हैक हो गई तो सोनिया जी ने क्या कहा, कहने लगी सोनिया जी की चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे। राहुल भैया चुनाव में सोनिया जी ने कहा कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे, 24 में नेताओं की परीक्षा करेंगे। राहुल ने कहा तुम सब अपना देख लो, सबसे पहले हम अब अपनी परीक्षा करेंगे। तुम लोगों के चक्कर में मामला फंसा पड़ा है। तुम लोगों के चक्कर में बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा अभी एक बड़ी आम आदमी के एक नेता की शादी हुई, वहां से 4 पंक्तियां बिल्कुल जाड़े में भाप निकलती सुना रहा हूं। भाप निकलती हुई। मैंने कहा कि ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना। मैंने कहा ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, भले ही खंभे की जगह हमको अद्धा बना देना, और जब भी बनाना हमको आम आदमी, भगवान बस हमको राघव चड्डा बना देना। जितने लोगों ने ताली बजाई है सब पर नीति चौपड़ा के जुगाड़ में। अपनी शक्ल देखो यार, सबकी जेठालाल जैसी है, कुछ नहीं होना है। एक बार जरा तालियां जोरदार बजाओ यार, हमने कुछ कहा नहीं तो बजाओ नहीं करोगे। तो ये बिल्कुल मतलब मसला है। मैं आपको और 4 पंक्तियां सुनाता हूं। अडवाणी जी और मोदी जी का संवाद सुना रहा हूं। हमने कहा कि अडवाणी जी क्या कह रहे हैं मोदी जी से,
कहने लगे कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, आहा, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से रहे हमको किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। ये हमको किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। लेकिन मैं प्रदेश की राजधानी से आता हूँ, 4 पंक्तियां और आपको सुनाता हूँ। बड़े अच्छे मन से आप लोग सुन रहे हैं, वो तो हम जानते हैं आप काहे सुन रहे, क्योंकि हम सबको बुलाए हैं। दद्दू कह रहे थे कि ये हर गांव के श्रोता है, कोई हर गांव के नहीं, सब हमारे गांव के। वाह, ये सब हमारे गांव के हैं, क्योंकि हर गांव ही हमारा गांव है। हम तो कॉलेज में गए, हमने कहा हमारे हर गांव में थाना, हर गांव में ब्लॉक, हर गांव में लाइट। कॉलेज वाले टेंशन में आ गए, कहने लगे बड़े विकसित गांव से हो। हमने कहा हर गांव नाम है यार, टेंशन न लो। देखा गप्पार भैया सर भी मुस्कुरा रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि अगले साल का भी टिकट कंफर्म है। अगली पंचवर्षीय में सर आपका कंफर्म है, अगले कवि सम्मेलन में अपना मानना है। जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार बजाओ। ये मैं सुना रहा हूं। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे। ये पंक्ति पूर्णतः काल्पनिक है, इसका योगी जी से कोई लेना देना नहीं। सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे। भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो। इस पंक्ति पे आप प्रीति जी की तरफ देख सकते हो कि भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो। योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। आप चिट्ठी भेज रहे हो, बहुत अच्छे नाम हो गया, प्रयागराज चिट्ठी फंसी रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज है। देखिए मैं तो क्या बताऊं, मैं कविताएं बड़ा पॉजिटिव नोट पे दीदी सुना रहा हूं, लेकिन मैं हूं काफी नकारात्मक टाइप का व्यक्ति। कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, दद्दू में एक में भी पॉजिटिव नहीं हो पाया। मैं पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन हमारे बिरला कॉलेज में एक टीचर अंग्रेजी के हुआ करते थे, अवस्थी जी। वो कहा करते थे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। वो कहा करते थे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा ठीक गुरुजी। उसी टाइम दीदी हमारी एक टांग टूट गई, उनको पता चला, वो कहने लगे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी हमारी एक टांग टूट गई हो, आप कह रहे हो कि पॉजिटिव रहा करो। कहने लगे कि बेटा पॉजिटिव इसलिए रहा करो जैसी तुम्हारी हरकतें हैं दोनों टूट सकती थी। अच्छा, अवस्थी जी की 8,000 रुपए फीस बाकी थी। 3 महीने बाद प्लस्तर कटा, दद्दू में 4,000 लेके पहुंचा। अभी अवस्थी जी काफी निगेटिव थे। कहने लगे ये क्या बदतमीजी है, 8,000 रुपए फीस थी, 4,000 लेके आयो। हमने कहा गुरुजी पॉजिटिव रहा करो, मैं 8 मार सकता था, 4 ला के आया हूं। तब से मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूं राहुल भैया कि मैंने फेसबुक पे एक बार एक शेर लिखा, कनाडा की एक बंदी ने लाइक कर दिया। तब से मैं खुद को अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तब से मैं खुद को अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूँ। कोई मसला है ही नहीं। शेर ये था कि इतनी जरा सी बात पर हुआ बवाल प्रचंड, ताऊ ने कमला कहा, हमने कहा पसंद। वाह। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूँ, इतना कॉन्फिडेंस में हूँ राहुल भैया, हमें अगर कोई सुंदर लड़की फेसबुक पे मैसेज कर दे तो मैं उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि हमको अपने थोपड़े पे पूरा कॉन्फिडेंस है। हमें कोई सुंदर लड़की मैसेज कर नहीं सकती, और कर दे तो मैं उससे तुरंत पूछ लेता हूं, बताओ बहन कौन सा चैनल सब्सक्राइब करूं। वाह दीदी, सिर्फ हमको दो काम पे मैसेज आता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज फॉलो माय पेज। सिर्फ इसीलिए इसलिए आता है। तो ये राहुल भैया है, मसला कुछ ही नहीं। मैं तब से इतना कॉन्फिडेंस में हूं कि आप अगर हमारा 9 बजे सम्मान करना चाहें तो 8:59 में अपना अपमान करा लेता हूं। अभी गफ्फार सर को कवि सम्मेलन करवाना था, अभी कवि सम्मेलन करवाना था सर को। फारूक दादा को फोन किया, कहने लगे कि यार वो सौरभ को बुलाओ, हास्य का बढ़िया कवि है। फारूक सर ने कहा देखिए वो महंगा कवि है, 30-40 हजार से कम में नहीं आएगा। अब मेरा कॉन्फिडेंस आप देखिए। सर को हमारा नंबर डायरेक्ट मिल गया, कहने लगे बेटा कवि सम्मेलन करा रहा हूं। हमने कहा सर उसके लिए आपको बधाई। कहने लगे मैं तुझे बुलाना चाहता हूं। मैंने कहा सर उसके लिए हमें बधाई। हमने कहा देखिए सर बधाई अपनी जगह है, 3,000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। इतना मैं कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। हमारे कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, काफी कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। अच्छा, कॉलेज के दिनों में हमारे पिताजी को ये शक हुआ करता था कि हमारा किसी लड़की से चक्कर है भैया।
अब हमारे पिताजी को एक कौन समझावे कि कॉलेज के दिनों में लड़कियां हमको नोट्स नहीं मांगे देती थी, दिल कौन देता। अफेयर के नाम पे हमारे जीवन में सिर्फ करंट अफेयर की 4 किताबें थी और हार्ट के नाम पे हमारे जीवन में सिर्फ हॉट स्टार है, जिस पे हमने विश्व कप देखा, फाइनल हार गए। तो ये बड़ी दिक्कतें तो हमारे साथ था। लेकिन हम क्या बताएं मतलब भैया, लेकिन मुझे ये लगता है राहुल भैया कि पर्सनल के नाम पे हमारे जीवन में सिर्फ पर्सनल लोन बचा है। जिंदगी रिश्तों से किस्तों पे कब शिफ्ट हो गई पता ही नहीं चला। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो सिर्फ EMI देने के लिए पैदा हुआ हूं। जिंदगी रिश्तों से किस्तों पे कब शिफ्ट हो गई पता ही नहीं चला। तब 4 पंक्तियां मुझको याद आती हैं कि महंगी से महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जो पिताजी के कांधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था। मैं जिद पर अड़ जाता था, लड़ जाता था, मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। सर समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। कविता ऐसे भी कह सकते हैं कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में। याद आई बात कर ली है कहां उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में। मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में। बता देना तो तू जब टाइम हो जाए माला पहना देना। देखिए मैं आपको बताऊं राहुल भैया मैं आपको बताऊं, ये सब सूधी कवि सम्मेलन के श्रोता हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी चौहान दादा कह रहे थे, ले ताली लगाओ, बहुत अच्छे। अब मैं समझ रहा हूं कि मेरा समय खत्म। अच्छा हम सब माला उठाए रहे हैं अपन। अच्छा लगा, सौरभ ने काम किया, जरा झूम के तालियां आप लोग बजाइए। तो मैं आपको दद्दू बताऊं, अभी चौहान दादा कह रहे थे वीर रस के कवियों को लोग कह रहे सीमा चले जाओ, सीमा चले जाओ। ये वाला मसला सॉल्व हो गया है। सीमा पे जाने की जरूरत नहीं, सीमा अपने देश में आ गई है। सारे कवि आके कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, सीमा सिर्फ सचिन की, और सचिन मेरी तरह लप्पू सा है। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। अभी कवि आएंगे कहेंगे कि मैं दद्दू को प्रणाम करता हूं, चेयरमैन साहब को प्रणाम करता हूं, संचालक को प्रणाम करता हूं। जब कोई कवि ज्यादा प्रणाम करने लगे समझ जाना वो कविता भूल गया है। वो तब तक प्रणाम करता है जब तक आपकी कविता याद नहीं आ जाए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं भूला नहीं। ये कवि बहुत होशियार होते। अभी फारूक दादा बहुत बड़े कवि हैं, इसमें कोई शक है क्या? शक नहीं है तो यार मुस्कुरा। फारूक दादा बहुत बड़े कवि हैं। अभी फेसबुक पे पोस्टर डालते कहते हैं कि आज मैं नगर पालिका हर गांव के कवि सम्मेलन में कविता पाठ करूंगा। फिर मेरे जैसे छुटभैया कवि आते हैं, कहते हैं दद्दू बधाई, दद्दू शुभकामनाएं, दद्दू ये कार्यक्रम सफल है, आप उसमें हैं, अग्रिम शुभकामनाएं। राहुल भैया इन चारों बातों का मतलब है दद्दू आप तो खूब कवि सम्मेलन पढ़ते हो, हमका कहने बुलाते हैं। सारे कवि आएंगे कि फारूक दादा का आदेश था इसलिए आना पड़ा। कोई आदेश वादेश नहीं था। पिछले 2 साल से दद्दू लगातार फोन कर रहा हूं कि दद्दू अब की कार्यक्रम होगा, बुला जरूर लेना, नहीं धरना दे दूंगा तीरथ पे। ये अंदर की बात है, कोई बताता ही नहीं है। मैं असली बात मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा थोड़ी यार बोलना चाहिए सच। अब हमने 4 साल लगातार दद्दू फोन किया बुलाने के लिए, तो ये बात बताने में शक क्या है? बता दिया। तो ये चीज होती है। तो ये बिल्कुल आप लोग बड़ी मस्ती से सुने। अच्छा ये जो श्रृंगार इसके कवि होते हैं अच्छे होते हैं, हाँ अच्छे होते हैं, लेकिन बड़ी हमको इनसे शिकायत है कभी कभी। ऐसे लोग ये गाना राहुल भैया लिख देते हैं कि मैं बड़ी दिक्कत हो जाती। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर आना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा इस तरीके गाने कौन बजाता है यार, हमें बस से उतारो या गाना निकाल दो। इस तरीके गाने कौन बजाता है? किसी ने वो गाना लिखा कि जोरा जोरी हो गई चने के खेत में। सर चने के खेत में चना नहीं हो रहा है आजकल, जोरा जोरी कहां से हो गई? एक गाना बड़ा फेमस हुआ, कहें कि हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी। उस पे सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही, औरतें नाच रही। हमने कहा बहन ये जांच का विषय है, अगर आपके बालम थानेदार हैं
तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, और अगर जिप्सी चला रहे हो तो थानेदार नहीं है। इसमें नाचने का विषय नहीं है, थाने जाके चेक करो बालम तुम्हारे अच्छा एक्चुअल में है क्या। वाह जस। तो ये चीज है। अच्छा है, बहुत किसी ने वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतने जानकार हैं, इतने जानकार हैं, अगर उनको ये बात पता होती कि लड़की अखियों से गोली मार रही तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत थी। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जाके हम खड़ा कर देते, कहते दागो गोली, दागो गोली। ये तब तक गोलियां दगेंगी जब तक पूरा सदन ताली नहीं बजाते। दागो गोली, ये ऐसे होता कि दागो गोली। अच्छा ये बड़ा सौरभ कमाल किया राहुल भैया एक और बड़ी मस्ती की बात। अभी हम हरगांव चौराहे पे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था, कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है, हमारे पास डिस्कवर 100cc है, उसके कागज नहीं है। हम गए, हमने कहा बहन जरा देख के बताओ चौराहे पे चालान तो नहीं कट रहा है। कहने लगी हम कैसे बताएं। हमने कहा अभी तुम्हारा प्रेमी कह रहा था तुमको दुनिया दिखाई देती है, तो चौराहे पे चालान कट तो नहीं दिख रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं। बहुत अच्छे तो सौरभ। बस 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूं कि हमको कोई दोबारा माला पहना दे। तो ये चीज है, आप लोगों ने यार मन रख लिया, दिल खुश हो गया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक गाना और है, एक गाना ऐसे है कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। तो ये गाना मतलब मुझे अच्छा लगता है, उस जमाने में हमारे दिलबर थे, ये बात मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में हूं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मैं गाना गाते हुए जा रहा था, बिल्कुल भैया की तरह एक आदमी मेरे आगे जा रहा था। मैंने एक बार गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। भैया ने मेरी तरफ पलट के देखा, हमें लगा भैया का गाना अच्छा लग रहा है। दूसरी बार हमने गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन है दिल भर आने वाले, फिर भैया ने पलट के देखा। इस बार मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था कि भैया को गाना अच्छा लगा। तीसरी बार राहुल भैया जब मैंने कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं, भैया हमारे पास आए, हमको खींच के 3 घंटे टाप मारे। हमने कहा भैया मार क्यों रहे हो। बोले हमारा नाम है गुलशन और मैं बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिल भर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। दिलबर को करो फोन, मेरी खोपड़ी क्यों खा रहे हो। एक इशारा और बता के अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आपको बताऊं राहुल भैया, बारात में गया बाराती, अगर लड़की के पक्ष से या जनाती के पक्ष से कान में भैया कोई बात पूछता है तो पूछने वाली बात 100% ठेके का पता होती है। इससे बढ़िया ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं हो सकता। अरे यार वो ऐड बनाने वाली कंपनियां करोड़ों रुपए देती हैं कैटरीना कैफ को एक साबुन पकड़ाने में। हमरे हरगांव चौराहे पे कैटरीना कैफ फ्री में जूस बेच रही 4 साल से, जूस का गिलास पकड़े हुए है। देखिए मुझे पता है कि समृद्ध मंच है, कविता सिर्फ हंसी ठिठोली का काम नहीं, कविता जिम्मेदारी का काम है। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके अपनी जगह पे बैठना चाहता हूं। मात्र 2 मिनट का समय उधार मांगता हूं मंच से और आपसे। मैंने कहा कि जो उसने किया था सब काम लिखा था, जीवन का सब परिणाम लिखा था। चूम कर पत्थर को एक माँ रो पड़ी, पत्थर पर शहीद बेटे का नाम लिखा। तब मैं कविता पढ़ता हूं कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूपनखा की नाक काटते ही राक्षसों को जमीन पर पाटते ही मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूद मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। कि मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। और राम सेतु बनाने की तब तक मिलती नहीं परमिशन जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज। सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज, अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। कि राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। और सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल। आपका स्नेह चाहता हूं, आपका प्यार चाहता हूं कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत